अगर आपकी भी 4 लोगों की फैमिली है या कोई छोटा बच्चा भी अगर साथ में, तो ऐसे करके आप 5 लोग मान लो, और आप डेली ऑफिस जाते हैं गाड़ी से ही और गाड़ी से ही आते हैं। ट्रैफिक आपकी सिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, आपके दिमाग में भी आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक कार ले ली जाए, तो क्या आपको 15 लाख रुपए के अंदर टाटा की पंच इलेक्ट्रिक को कंसिडर करना चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। मैंने साथ ही एक इलेक्ट्रिक चार्जर भी घर पर इंस्टॉल करा है, ताकि मैं इलेक्ट्रिक कार जो भी मेरे पास में टेस्ट होने के लिए आती है उन्हें अच्छे से टेस्ट कर सकूँ और ये पता लगा सकूँ कि इलेक्ट्रिक कार को जब आप घर पे यूज़ करते हो, घर पे चार्ज करते हो, तो कितनी सस्ती पड़ती है, क्योंकि बाहर जो फास्ट चार्जर होते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। मैंने एक्जीकॉम का एक इलेक्ट्रिक चार्जर भी घर पे इंस्टॉल कर लिया 7.2 किलोवाट का, उसी से मैं इस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करता था और 100 से 0 मैंने कई बार करा है। तो क्या कॉस्ट आई है, डेली यूज़ के लिए गाड़ी कैसी है, फैमिली के साथ में भी ट्रैवल करा है और मेरी फैमिली में भी जिन लोगों ने यूज़ करा है एक्सपीरियंस कैसा है, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। 15 लाख रुपए का अगर आपका बजट है, इसे कंसीडर करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? चलिए जानते हैं हर एक चीज़। एक क्विक टूर लेते हैं गाड़ी का, उसके बाद में चलते हैं, चलाते चलाते हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, खासकर रेंज और कितना जेब पे आपको खर्चा देती है ये गाड़ी। और अगर 15 लाख रुपए का बजट है तो पेट्रोल या सीएनजी को भी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले फ्रंट, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंक मिलता है छोटा सा, ये देख सकते हो। यहाँ पर 5 kg वेट जो है वो डाल सकते हैं। ये मेरे आज तक कुछ काम में आया नहीं है एज़ इन सच। ये जो रेडिएटर की आवाज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज एसी चल रहा है। अभी मैंने कार को स्टार्ट करी है, खड़ी थी तो गर्म हो गई थी। ठीक है, इसके अंदर आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस रिलेटेड कोई परेशानी एज़ सच नहीं आई है। पीछे भी वाइपर, ये चीज़ बहुत बढ़िया है और बूट बहुत ईजिली ओपन हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो बूट स्पेस है ये भी काफ़ी अच्छा है, बट जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट नहीं होती है, वो डायरेक्ट बेंच फोल्ड होती है। ये काफ़ी आराम से जो है वो लग जाता है। शार्क फिन एंटीना है, लुक्स वगैरह कार काफ़ी अच्छी लगती है, छोटी सी है, कहीं पर भी लेके जाओ एक बढ़िया इंप्रेशन जो है वो छोड़ती है। इस सीट को मैंने ऐसे एडजस्ट किया हुआ है, मेरे भैया हैं उनकी हाइट एग्जैक्ट 6 फीट है, वो यहाँ पर बैठते हैं एकदम रेस्ट पोजीशन पे, वो यहाँ बैठे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। उसके बाद में मेरी हाइट 5'10" है, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास तब भी रहता है, पैर ऐसे लंबे करके मैं आराम से बैठ जाता हूँ बिकॉज पैर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, 3 बड़े नहीं बैठ पाएंगे, शोल्डर रब होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आर्म रेस्ट है, बट आर्म रेस्ट के अंदर कप होल्डर जो है उसकी कमी मुझे लगी। देन उसके अलावा यहाँ पर पीछे जो है वो कहीं पर भी लाइट नहीं है कार के अंदर, ये चीज़ की कमी लगी मुझे। अदर देन दैट सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सन कर्टन्स होते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज अगेन इलेक्ट्रिक के लिए टाटा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं और सन कर्टन्स होने ज़रूरी है, बहुत गर्म हो जाती है कार अदरवाइज। अब यहाँ पर टाइप सी टाइप ए पोर्ट कुछ तो होती, बट वो अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया कार है, इसको बहुत रफ एंड टफ तरीके से यूज़ करा है जब मेरे पास में आई थी, और ये जो है वो अंदर जा चुकी है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसे यूज़ करके नहीं बता पाऊंगा आपको। बाकी चलते हैं अंदर, बैठ के मैं आपको आगे हर एक चीज़ बताता हूँ। पीछे का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। सीट जो है वो थोड़ी सी अपराइट ज़रूर लगती है, बट सीट कंफर्टेबल है, तो कोई कंप्लेन जो है वो मुझे नहीं होगी। और ऑफकोर्स मतलब कितनी देर में आपको रुकना पड़ेगा उसके बारे में ऑफकोर्स अपन बात करेंगे। अभी मैं अपना फ़ोन जो है वो वायरलेस चार्जिंग पैड पे रख देता हूँ और अपना मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर काफ़ी फास्ट जो है वो फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मक्खियों ने जो है वो परेशान कर रखा है यार, प्लीज़ बाहर निकलो, रिव्यू करने दो मेरे को, सभी को रिव्यू करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर मुझे क्या कुछ चीज़ें कैसी फील हुई। अभी देखो, ये एक और चीज़ है, रेडिएटर बंद हुआ, मतलब ये रेडिएटर इतना फास्ट चलता है कि अंदर भी कभी कभी ऐसे फील होने लग जाता है कि हाँ रेडिएटर जो है वो साउंड कर रहा है, मतलब उसका साउंड ऐसे अंदर भी आने लग जाता है जब वो एकदम पूरी फुल पोटेंशियल पे चल रहा होता है और कार को ठंडा कर रहा होता है। और ट्रस्ट में इसका एसी बहुत अच्छा है, गाड़ी बैठते से ठंडी होने लग जाती है। और अभी जस्ट मैं इतनी देर में अंदर आया हूँ और कार ठंडी मेरे को फील हो रही है, इस चीज़ की मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब अब नेक्स्ट जो चीज़ की मेरे को लगी कि यार इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है इंटीरियर का। यहाँ पर ये फाइबर है, यहाँ पर बैठोगे उठोगे आप, आपके कपड़े धूल मिट्टी जो आती है उनसे ही सीट जो है वो गंदी हो चुकी है। मैंने बहुत कोशिश करी इनको साफ़ करूँ, इसको क्लीन रखूँ, बट स्टिल ये गंदी हो जाती है। ये वाला पोर्शन जो है वो गंदा हो जाता है, ये पोर्शन गंदा हो जाता है। ये साफ़ हो जाएगा फॉर श्योर, बट इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। गाड़ी धुलवाने जाओगे तब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ये साफ़ हो जाएगा, इन सब के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। और ऊपर हम लोगों ने कहीं पर भी हाथ नहीं लगाया, मेरे यहाँ पे सब लोग बहुत कार को प्यार से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसे गंदे हाथ नहीं लगे, तो गाड़ी जो है वो गंदी नहीं हुई है। यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर है, बट ये थोड़े से फ्लिंजीज हैं, मतलब इनकी क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, ऐसा लगा मेरे को।
ये जो लाइट है इसकी यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बट ये लाइट भी यहाँ पर थोड़ी हिल रही है। तो क्वालिटी वाइज जो है वो थोड़ा सा और टाटा को भी वर्क करना चाहिए। कुछ कुछ जगह जो क्वालिटी है वो और बेटर हो सकती है और इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा जो इसकी हाइट है वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, बट रीच जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर जैसे सपोज कभी मैं ऐसे बाहर जा रहा हूँ, मेरे को 200-250 किलोमीटर जाना है, तो मैं पीछे होकर बैठा हूँ ना, तो ऐसे हाथ कभी कभी ऐसे पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं। खैर लाइक मैं ऐसे सीट थोड़ी सी आगे करके और रिलैक्स हो जाता हूँ, बट ऐसे हाथ स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़े से ऐसे फोल्ड होने चाहिए। तो अभी मैंने मेरी पोजीशन पे इसको एडजस्ट कर रखा है, बट ये थोड़ा और अगर आगे आ जाता तो मज़ा आ जाता। देन उसके अलावा कार अभी 24,000 किलोमीटर चली है, मोटा मोटा मान लो कि आप 2,000 किलोमीटर के आसपास चल गई है मेरे आने के बाद में मेरे पास में। तो ये जो एरिया है, अब इसको कैसे भी यूज़ कर लो, कितने भी लोगों ने यूज़ करा हो, मीडिया कार है, 22,000 किलोमीटर 24,000 किलोमीटर चलने पर ये स्टेयरिंग की जो ये लाइक बोल सकते हैं ना कि मटेरियल का ये जो यहाँ पे फिनिश उड़ गई है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये चीज़ मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 50-60 हज़ार लाख किलोमीटर तो एटलीस्ट चल जाए, तब ये चीज़ हो तो समझ में आती है। अभी से ये चीज़ हट गई है, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है कंपनी को। अब बाकी चलते हैं अपन हर एक चीज़ों के बारे में चलाते हुए बात करेंगे, क्या कुछ चीज़ें कैसी है। सबसे पहले ड्राइविंग सीट से बात करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट अपने ऑन कर देता हूँ, फ्रंट दोनों सीट वेंटिलेटेड है। ये मतलब बोल सकते हैं ना कि आशीर्वाद है टाटा की तरफ से इस गाड़ी के अंदर, बिकॉज लिटरली इतनी गर्मी और वेंटिलेटेड सीट इसकी इतनी बढ़िया, मतलब पूरा एसी जो पूरा वेंटिलेशन सिस्टम इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत ही कमाल का है, बड़ा मज़ा सा आ जाता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसके। मतलब 40-41 डिग्री 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रखा था अभी बीच में गुड़गांव में, 42 डिग्री के आसपास में, और कार के अंदर बैठते हैं 5 मिनट में गाड़ी ठंडी हो जाती है। तो एसी वेंटिलेशन सीट वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। पीछे थोड़ा सा मतलब अगर वो दे दिया जाए आपका सन कर्टन तो मज़ा सा ही आ जाएगा। कार फ्रंट व्हील ड्राइव है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि कार फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में आती है। अब यहाँ पर ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं ये आपके रीजन मोड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने इसको हमेशा लेवल 1 पे ही रख के चलाया है, ना लेवल 2 करा है ना लेवल 3 करा है। टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली कर लिया, बट हमेशा लेवल 1 पे ही चलाया है। मैंने इसको हाईवे पे भी बहुत चलाया, सिटी ट्रैफिक में भी चलाया, और इतना मतलब मैं दिल्ली से गुड़गांव आया हूँ, मेरे को 3-3 घंटे लगे वैसे वैसे गंदे गंदे ट्रैफिक में भी मैं फंसा हूँ कि 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लिए भी मेरे को मतलब 2-3 घंटे जो है वो ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो, गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस ऑफर करती है, आप गर्ल हो या बॉय हैं, दोनों के लिए ही गाड़ी काफ़ी अच्छी है। कमांडिंग पोजीशन देती है, बोनेट आपको दिखता है, आप इजीली चला पाओगे। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये 360 कैमरा जो है वो मिल जाता है। मैं कम स्पीड पर भी यहाँ बता देता हूँ। ओके ये देखो, ये 360 कैमरा इतना इजी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कार परचेस कर रहे हैं, अगर आप अगेन गर्ल हैं, बॉय हैं, मैन हैं, लेडीज़ हैं, जो भी हैं, XYZ, आपकी कोई कुछ भी एज हो, आप बच्चे हो, बड़े हो, हर कोई इस कार को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएगा। एंड वो मतलब बोल सकते हैं ना कि ये इसका 360 कैमरा लिटरली बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, इस सेगमेंट में कोई ऐसी कार नहीं है जिसमें इतनी बढ़िया क्वालिटी का 360 कैमरा आता हो। तो थैंक्स टू टाटा मोटर्स, जो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा यूनिक कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है इनके। तो इस वजह से कार चलाना थोड़ी सी आसान भी हो जाती है। जैसे मेरी सिस्टर है छोटी, वो चला लेती है गाड़ी, बट मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसकी ड्राइविंग पे। बट स्टिल ये 360 कैमरा वो चालू कर करके कहीं पे कार मतलब छोटी जगह पे पार्क भी कर लेगी, हर जगह से निकाल भी लेगी, तो घर में भी हर कोई इसको जो है वो यूज़ कर लेता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को कि आपके फैमिली में भी हर कोई इसको यूज़ कर पाएगा। अब बात करते हैं कि गाड़ी एक चार्ज पे चलती कितना है। देखो ऐसा है कि गाड़ी अगर आप बिना ऐसे ध्यान रखे चला रहे हो कि मेरे को मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि घर में चार्जर है, शाम को पहुंच के चार्ज कर लेंगे, तो उस कंडीशन में 230 से 260 किलोमीटर जो है वो चली है। मतलब मैंने जब इतनी 2-3 बार उस तरीके से इसको लो करी है, तो उस तरीके से उस हिसाब से ये चल गई है। और जब अगर मैंने सोच समझ के चलाई है कि हाँ यार मतलब मेरे को एक अच्छी रेंज निकालनी है, बढ़िया तरीके से जो है वो चलाना है इसको, देन उस टाइम पे क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है वो चल रही है अराउंड 270 से 280 किलोमीटर के आसपास में। और ये कब मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मैंने मिक्स ड्राइविंग कंडीशन दिन में भी चलाई है और रात में भी चलाई है। दिन में ही कंटिन्यूसली अगर आप चलाते हो और रात में नहीं चलाते हो ना, तब भी रेंज का फ़र्क पड़ता है। ये भी मैंने नोटिस करा है, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन करा है कि दिन में चलाई और रात में चलाई तो अलग अलग वो बता दिया। मिक्स चलाइए तो उस हिसाब से 270-280 किलोमीटर के आसपास में चलिए, ध्यान रख के चलाइए। तो नहीं तो मान के चलो कि वही आपका मतलब 220, 240, 250 के आसपास में चल जाती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये 225-230 किलोमीटर तो ऑन एन एवरेज चली जाएगी जब आपने स्पोर्ट्स मोड में भी चला लिया, खड़े रह के आप कुछ खा रहे पी रहे हो, गाड़ी में एसी चल रहा है, बैठ के बात कर रहे हो, आपको कुछ भी थोड़ा बहुत
आधे घंटे काम है, फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी है, पर गाड़ी चालू पड़ी है, एसी चल रहा है उस कंडीशन में। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चला रहे हो बंद कर रहे हो, चला रहे हो बंद कर रहे हो, मतलब वो चीज़ है ही नहीं। मतलब कि हाँ ठीक है, चालू एक बार चालू कर दी, फिर वो जहाँ उतरना है तभी बंद करिए गाड़ी, और एसी हमेशा चालू रहा है। उस कंडीशन में गाड़ी ने इतनी रेंज दी है। कई बार तो एक्सट्रीम टेम्परेचर 40-41 डिग्री 42 डिग्री के आसपास, दिन में मैंने 40-50 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव करी है, तो वहाँ पर भी गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में जो है वो चली है। तो रेंज का मेरे को जो है वो अच्छी तरीके से पता चल गया था कि हाँ गाड़ी जो है वो मोटा मोटा इतना चल जाती है। और अगर मैंने दिमाग में लगा लिया कि मतलब मेरे को मैक्सिमम रेंज निकालनी है, और मैं इसको बिल्कुल एकदम सिटी मोड पे चला रहा हूँ, और बहुत ही प्यार से इको मोड भी है इसके अंदर, ये रहा इको मोड। अब ये हाँ इको मोड मैंने कर दिया, और इको मोड में मैं इसको कंटिन्यूसली चला रहा हूँ बिल्कुल, मतलब ऐसा सोच के कि हाँ अब मेरे को सिटी में ही चलानी है और बहुत ही प्यार से चलानी है, रीजन वगैरह भी यूज़ कर रहा हूँ। तब तो मैं 300 भी जो है वो क्रॉस आराम से कर सकता हूँ इस गाड़ी के साथ में। बट आप मोटा मोटा आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 250 किलोमीटर जो है एक चार्ज पे कार चल जाती है, किसी भी कंडीशन में। आप 4-5 लोग बैठे हो, एसी चल रहा है, दिन में चला रहे हो, रात में चला रहे हो, कभी कभी स्पोर्ट्स मोड भी लगा रहे हो, सिटी मोड में मोस्टली चलाया, और लेवल 1 आपका रीजन रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी रेंज। अब चार्जिंग टाइम और चार्जिंग का खर्चा कितना आ रहा है गाड़ी के अंदर, तो मेरे साथ में ये होता था कि मोस्टली गाड़ी जो है 8-10% 20% बची है, मैंने चार्ज पे लगा दी, वापस अपने को 100% सुबह जो है चार्ज मिल जाती है। बट मैंने टेस्ट भी करा है, तो मोटा मोटा 6 से 6.5 घंटे जो है वो गाड़ी ने लिए हैं, जहाँ पर 2-3% के आसपास एक बार बैटरी बची थी, और पूरी 100% जो है वो चार्ज हो गई थी 7.2 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से। जहाँ पर गाड़ी रात में मैंने चार्ज करी थी, और गाड़ी चली हुई नहीं थी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सुबह ये ख़त्म हुई थी 10-11 बजे के आसपास में, मैं भूल गया वापस चार्ज पे लगाना और ऊपर चली गया था। और वापस जब मैं शाम को मेरे को याद आया तो मैंने चार्ज पे लगाई। कई बार ये भी होता है कि जब आप गाड़ी को बहुत चला के आते हो, गाड़ी की बैटरी वगैरह जो है वो गर्म हो जाती है, कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका होता है, और जब आप चार्ज पे लगाते हो तो BMS जो है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जल्दी किक इन करता है, और गाड़ी को फिर वो थोड़ा सा स्लो चार्ज करता है। बट जब आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब इसको चार्ज करते हो, और मेरे यहाँ पे फॉर्चुनेटली बेसमेंट में मैं चार्ज करता हूँ, वहाँ पर ऐसे सनलाइट वगैरह नहीं आती है, तो वो मेरे पास में एक फ़ायदा रहता है, और उससे गाड़ी जो है 6-7 घंटे के अंदर अंदर चार्ज जो है वो हो ही जाती है मोटा मोटा, ही आप पकड़ लो। कंपनी भी क्लेम यही करती है, जो 100% 20 to 100% जो है 7.2 किलोवाट आवर से 5-5.5 घंटे के आसपास हो जाती है, 6-6.5 घंटे के अंदर अंदर पूरी 100% चार्ज आपकी हो जाएगी। चार्जिंग में पैसा कितना लगता है, तो मोटा मोटा जो 8 रुपये यूनिट मैं अगर लेके चलता हूँ, कहीं जगह 9 रुपये यूनिट है, कहीं जगह 10 रुपये यूनिट है, तो मेरे यहाँ पर जो है 8 रुपये यूनिट है, और 1.5 रुपये किलोमीटर जो है वो मेरे को ये गाड़ी पड़ती है। उस हिसाब से आप लगा लो 350 रुपये के आसपास जो है वो एक बार चार्ज होने का खर्चा है, 300 से 350 रुपये के बीच में। अगर सपोज मेरी गाड़ी में 250 किलोमीटर चला रहा हूँ, और 300-350 रुपये में चार्ज हो रही है, 1.5 रुपये किलोमीटर पड़ रही है। अगर मैं एक्टिवा से भी कंपेयर करूँ, मेरे यहाँ पे एक्टिवा है, 35 का माइलेज देती है, ठीक है, मोटा मोटा एक्टिवा 4G है वो, 35 का माइलेज देती है, 100 रुपये लीटर आपका हो गया पेट्रोल। कितनी हो गई, 2.5 रुपये किलोमीटर जो है वो आपको एक्टिवा पड़ती है। एक्टिवा से भी सस्ती जो है वो पड़ रही है आपको टाटा पंच, जहाँ पे आप एसी में चल रहे हो, 4 लोग बैठ के चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सेफ्टी भी बढ़िया गाड़ी के अंदर मिल रही है। ऑफकोर्स मैं उससे कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, जो रनिंग कॉस्ट है उसकी, ऑफकोर्स 1 लाख रुपये की गाड़ी का 15 लाख रुपये की गाड़ी से कोई कंपेरिजन नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ जस्ट कि हाँ इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन एक बार जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑप्ट कर लोगे ना, तब आपको डिफरेंस फील होगा कि यार पेट्रोल और डीजल से ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की सस्ती पड़ती है चलाने की। और कैसे पड़ती है, जब मैंने चार्जर लगा लिया, मैंने जान करके वो चार्जर लगाना चाहा, क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर साइबर हब आपको पता है गुड़गांव में DLF में, मैं मोस्टली गाड़ियाँ मेरी वहाँ चार्ज करता हूँ। 22 रुपये यूनिट पड़ता है टैक्स मिला के, 1 यूनिट। अगर कोई गाड़ी ऐसी है जो 70-80 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ में, कोई 100 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में, भाई साहब 1500-2000 रुपये लग जाते हैं उसको चार्ज करने के। फिर वहाँ 2-3 घंटे अलग बैठे रहो। कई बार ऐसा होता है कि वो चार्जर बंद हो जाता है, तो बड़ा लफड़ा सा लगता था। तो इसलिए मैंने वो एक्सिकॉम का चार्जर इंस्टॉल करा, काफ़ी बढ़िया है, वाईफाई से कनेक्ट रहता है, ऊपर फ़ोन में पता चल जाता है कि कितनी यूनिट कंजप्शन हुआ है, गाड़ी चार्ज हुई है, कितनी चार्ज हुई है। अगर मेरे को बंद करना है, चार्जिंग स्टॉप करनी है, मैं हर चीज़ फ़ोन से जो है वो कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर जैसे नॉर्मल 8 रुपये यूनिट है, बट अगर जब डीजी चालू, मतलब जैसे वो आपका जनरेटर चालू हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक किक इन कर जाता है, उससे अराउंड 35-36 रुपीज़ यूनिट पड़ती है। उस पर अगर आपकी गाड़ी चार्ज होगी तो आपको बाहर जो गाड़ी चार्ज हो रही है उससे भी कई ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो बेटर आपके पास में अगर अच्छा चार्जिंग मतलब लाइक आपने चार्जर लगा रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, अगर आपको परचेस करना है परचेस कर लेना, या डायरेक्ट आप अमेजोन पे भी जाके परचेस कर सकते हो। एक्सिकॉम वॉल चार्जर आप सर्च कर लेना, 7.2 किलोवाट का, 11 किलोवाट का है, जैसा भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। उनके पास में अलग अलग फास्ट चार्जर के भी ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है, बट 7.2 किलोवाट का सफिशिएंट है। आप शाम को लगाओगे, अगर आपकी गाड़ी की बड़ी बैटरी पैक भी, जैसे आपने
कोई महिंद्रा की गाड़ी ले ली जहाँ पे 75-79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आ रहा है, तब भी आपकी गाड़ी 8-10 घंटे में जो है वो मोटा मोटा पूरी, शाम को आप लगाओगे 9-10 बजे रात में और सुबह आपको 7 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास चार्ज मिल जाएगी गाड़ी। तो वो चार्जर मेरे लिए सही काम कर गया, वो चीज़ सही हो गई। फिर उसके बाद में रेंज मेरे को यहाँ पर गाड़ी की सही मिल रही थी, डेली यूज़ करने में मज़ा आ रहा था, बाइक से सस्ती पड़ रही है, एक्टिवा से सस्ती पड़ रही है, फीचर सारे मिल रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ में कभी भी ये स्क्रीन जो है वो हैंग होने का इशू नहीं आया है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ की प्रॉब्लम 2-3 बार मैंने फेस करी इस कार के अंदर, ये जो फिजिटल बटन है यहाँ पर नीचे वाली जो लाइन है ये चल रही है, ऊपर वाली जो है वो बंद हो गई। मतलब जैसे अगर मेरे को ये लाइट्स चालू करनी है, बंद करनी है, फिर आपका ये हैजार्ड लैंप ऑन ऑफ करना है, ये सब चीज़ें जो है वो 2-3 बार चलती गाड़ी में जो ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रही। फिर गाड़ी साइड में लगाई, रीस्टार्ट करी, कार को बंद करके चालू करी, फिर ये वापस काम करने लग गई। तो ये छोटे छोटे बग्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर हैं, अपडेट आएंगे, अपडेट आते आते ये सब चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाएगी। बट ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को अभी 1.5-2 महीने में कि मेरे को गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ले जाना पड़ा, कंप्लेन करनी पड़ी, वहाँ जाके रिजॉल्व करवाना पड़ा, वो चीज़ कोई दिक्कत जो है एज एन सच नहीं आई है। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। अब 15 लाख रुपए में आपको क्या पेट्रोल परचेस करनी चाहिए, अगर पेट्रोल परचेस करते हो तो क्या आपको मिलता है और क्या नहीं मिलता है। देखो, अगर सपोज मैं मान लूँ क्रेटा बहुत ज़्यादा बिकती है, ठीक है, सोनेट, ब्रेजा वगैरह अपन छोड़ देते हैं, क्रेटा मानते हैं 15 लाख रुपए में आपने ले ली, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, उसका कितना 113 bhp 112 bhp की पावर है और अराउंड 145 Nm का टॉर्क देती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 119-120 bhp के आसपास की पावर मिलती है और 190 Nm का टॉर्क मिलता है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। अंडर 10 सेकेंड ये कार 0 to 100 कर लेती है और वो गाड़ी आपको शहर में देती है अराउंड 9-10 kmpl के आसपास में, और हाईवे पे पेट्रोल में आपको देती है अराउंड 13-14 kmpl के आसपास में। 1 लीटर के अंदर आपका जो गाड़ी है वो अगर ऑन एन एवरेज 12 के आसपास भी, 12 का भी माइलेज आपको दे रही है, 10-12 का भी आप निकाल रहे हो, तो आप मान के चलो कि आपको 10-12 रुपये किलोमीटर के आसपास जो है, 10 रुपये किलोमीटर के आसपास में वो गाड़ी पड़ती है। और ये गाड़ी आपको 1-1.5 रुपये किलोमीटर पड़ रही है। आप अगर बहुत ख़राब चला लोगे तब भी 2 रुपये किलोमीटर ही पड़ रही है, आपका 8 रुपये किलोमीटर बच रहा है। फिर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी हर सर्विस के अंदर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद में बैटरी का बहुत सारे लोगों को रहता है 7-8 साल चला ली, बैटरी का क्या होएगा यार। देखो, बैटरी के आप AMC पैकेज वगैरह जो एक्स्ट्रा पैकेज आते हैं, वारंटी वगैरह आती है, वो आप ले सकते हो। और अगर आप गाड़ी को 7-8 साल चला लेते हो तो उस गाड़ी को अगर आप 15-20 लाख रुपए में खर्च करते हो, वो भी आपकी 10 लाख रुपए के अंदर ही जानी है। इसको आप 15 लाख रुपए की अगर करते हो और आप कम से कम 7-8 लाख रुपए आपका पेट्रोल पे सेव कर लेते हो, उसके बाद में भी अगर इस गाड़ी को आप 7-8 लाख रुपए में बेच देते हो आधी प्राइस में भी, तब भी इसके अंदर आप बेनिफिट में ही रहते हो। क्या पता 7-8 साल बाद में कोई बाईबैक वैल्यू आ जाए, वारंटी और एक्सटेंड हो जाए, आपकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती है, बैटरी की कॉस्ट कम हो जाए, नो वन नोज। तो अगर आपको सिटी में 80-90% चलना है, आपकी रनिंग रोज की 50-100 किलोमीटर है, ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रिक कार में आप टाटा पंच को ऑप्ट कर सकते हो। एक बढ़िया छोटी सी गाड़ी आपको चाहिए, आप बलेनो वगैरह इस टाइप की कार देख रहे हो, आप ये ऑप्ट करो। और अगर आपको इतनी भी रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर एक छोटी बैटरी पैक 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है जो कि 10 लाख रुपए से प्राइस स्टार्ट होती है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या ऑप्ट करना है, क्या प्राइस में परचेज करना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी भी आपके कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह गए हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हाईवे पे आ गए हैं, हाईवे पे थोड़ी सी ड्राइवेबिलिटी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर सीन ये है कि अर्गोनॉमिकली ये सिर्फ इसके जो वाइपर हैं और आपके हाई बीम वगैरह के इंडिकेटर के कंट्रोल है, ये थोड़े से रीच में नहीं है। ये हर गाड़ियों में इनके इशू है, वो इनको रिजॉल्व करना चाहिए। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, जैसे मेरे को भी आदत पड़ गई है, बट स्टिल मेरे को अभी भी लगता है कि वाइपर का बटन जो है वो थोड़ा सा सही जगह प्लेस होना चाहिए और हेडलाइट वगैरह का भी सही जगह प्लेस होना चाहिए। अब हेडलाइट की बात करूँ तो अगर मैं 80-90 की स्पीड पर चल रहा हूँ, जहाँ पर रोड पर बिल्कुल लाइट नहीं है, वहाँ पर भी हेडलाइट काफ़ी बढ़िया थ्रोज देती है। कोई परेशानी मुझे इस पर्टिकुलर गाड़ी की हेडलाइट में नहीं आए हैं। उसके बाद में इंटीरियर में भी एम्बिएंट बढ़िया जो है वो रहता है, एम्बियंस अच्छा रहता है। एक वाइट कलर का इंटीरियर है, लाइट जो है वो हमेशा रहती है। ये लाइट अच्छी है, पीछे वाली लाइट नहीं, वो प्रॉब्लम है। खैर, उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में छोटा सा सनरूफ भी आपको मिल जाता है, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं, मैं इसको बंद ही रखता हूँ, बट ये शेड मोटा है तो कोई परेशानी हजन सच नहीं आई है। अब हाईवे पे अगर आप चलाते हो कभी, जैसे आपको हाईवे पे लंबा जाना है, तब एक चीज़ का आपको लगेगा कि आपने जैसी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करी, 100 के ऊपर आप लेके जाओगे तो थोड़ा सा विंड नॉइज़ और टायर नॉइज़ जो है वो अंदर केबिन के अंदर आने लगेगा। अदर देन दैट कोई ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंजन नहीं है, RPM ऊपर नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसे साउंड नहीं आ रहा है। बहुत ही साइलेंट, बहुत ही रिफाइंड, बहुत स्मूथ केबिन जो है वो आपको मिलता है। स्टिल अगर आप गाड़ी लेते हो, आपको प्रीमियम थोड़ा सा ऐसा फील चाहिए कि और ज़्यादा ऐसे रिफाइन, मतलब एकदम ऐसा फील हो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम जितनी आ रही हो वो भी आवाज़ नहीं आए, तो इसके डोर्स में आप लोग डैम्पिंग करवा सकते हो, वो काम आपका बन जाएगा। क्योंकि डोर्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे होलो फील होते हैं जब ऐसे बाहर से टक टक करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने यूज़ ही नहीं करा है।
मालूम इलेक्ट्रिक कार है, आवाज़ करेगी नहीं, तो आपको करवाना है करवा लो, नहीं करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साइलेंट जो है वो फील होती है। अब मैं 90 की स्पीड पे चल रहा हूँ, मेरे को फील ही नहीं हो रही है इतनी स्पीड कि मैं 90-100 की स्पीड पे चल रहा हूँ, और आराम से ये गाड़ी 120 की स्पीड पे चलने के लिए कैपेबल है अगर आप जाते हो तो। बट आपको हाईवे पे अगर आप नॉन स्टॉप चला रहे हो आपको रेंज कम मिलेगी, अराउंड 200-220 के आसपास में। बट वहीं आप सिटी में चला रहे हो, बिना देखे चला रहे हो, तो आपको रेंज वही 250 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। बट अगर आप रीजन वगैरह इको मोड सब सोच समझ के चला रहे हो तो 270-280 तक आप रेंज जो है वो लेके चल सकते हो आराम से। 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाली गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको एक बार फिर से बता दूँ। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक कार में एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्ट करते हो या ऑप्ट करने वाले हो तो टायर रोटेशन फ्रीक्वेंटली 4-5 हज़ार किलोमीटर पे करवाते रहना। होता क्या है, ये गाड़ियों में टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, कई बार व्हील स्पिन कर देती है, और आगे वाले टायर, फ्रंट वाले टायर जो है वो बहुत जल्दी ऐसे घिसाने चालू हो जाते हैं। तो व्हील रोटेशन चलता रहेगा तो आपके सारे जो टायर्स हैं वो एक तरीके से घिसाएंगे, और जब आपको चेंज करवाना होगा आप चारों एक साथ चेंज करवा पाएंगे। ठीक है, अदर देन डैट कार के अंदर कोई इशू नहीं है, बड़ा मज़ा आया इसको यूज़ करके। और ये था मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इस कार के साथ में, जहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करा है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत फील नहीं हो, और जो जैसी लगी मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी आपका मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट भी हो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को बड़ा सा मैसेज कर दो, वॉइस नोट बना के भेज दो, वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए पर्टिकुलर कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद में नेक्सॉन भी है, कर्व भी है इनके पोर्टफोलियो में, और अभी 15 लाख रुपए में और भी कंपनीज़ की बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, तो उनमें भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ रिव्यू कर दी है। उसके अलावा आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं 10 से 15 लाख 20 लाख रुपये के बजट में। इस वीडियो को उन्हें आप शेयर कर सकते हो, और अगर उन्हें कुछ डाउट है तो उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हो, वो बात कर सकते हैं। दैट्स इट। और ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है यार, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत यूज़फुल है, और रॉन्ग साइड आने वाले बहुत अनयूज़फुल है इंडिया के लिए। ड्राइव सेफ गाइस, प्लीज़ राइड सेफ।